जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखो, हमारा जो चैप्टर था वो 7 था, नियंत्रण एवं समन्वय, और जिसके अंदर हमने वो क्रियाएं देख ली थी, अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है, प्रतिवर्ती क्रिया देख ली थी, और जो इसके द्वारा हमारे शरीर में जो भी अंग हैं उन सभी का जो कंट्रोल करता है उसके बारे में आज देखेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, वो भी हमने कल देख लिया था। और तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो, जो हमारे पास बाहर से जो हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो हमारे मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक कैसे पहुंचते हैं। कल हम देख रहे थे कि ये जो कार्य है एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है जिन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। आज हम देखेंगे जो तंत्रिका कोशिका है या जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और ये कैसे कार्य करता है। आइए आज हम शुरू करते हैं तंत्रिका कोशिका। तो यह है तंत्रिका कोशिका, और इसी का है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन भी कहा जाता है, न्यूरॉन। और ये मान के चलिए कि इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र क्या है, या फिर तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि क्या है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे अगर पहले इसकी हम बात करें, जो तंत्रिका कोशिका का जो चित्र होगा वो किस तरीके से आएगा। देखो, सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं, देखो चित्र के अंदर अगर हम देखें तो पहले हम लगभग इस तरीके से इसको बनाते हैं, और फिर ये देखो एक नलिकाकार भाग बनाते हैं लंबा, और फिर हम इसके ऊपर यहाँ पर अंतिम सिरे बनाते हैं इसके, इस तरीके से शाखाएं निकली हुई। ये हमारे लगभग इस तरीके की इसकी चित्र होता है। अब देखो, ये जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका है इसके बीच में एक केंद्रक होता है जिसको हम केंद्रक भी कहते हैं, और इसमें ये फ्लूइड भरा रहता है, द्रव्य, जिसको कोशिका द्रव के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हमारे पास ये जो संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं के जो आगे वाले भाग हैं इन पर ऐसे धागेनुमा संरचनाएं होती है, धागेनुमा संरचनाएं होती है। इन धागेनुमा संरचनाओं को हम कहते हैं द्रुमिका। ये जो धागेनुमा संरचना है इनको कहा जाता है द्रुमिका। और ये जो पूरा हमको दिख रहा है कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, और ये जो हमारे पास द्रव है इसको हम कहते हैं कोशिका काय, कोशिका काय, अर्थात सेल बॉडी भी कहा जाता है। ये हमारे पास केंद्रक हो गया। ये जो नलिकाकार भाग है इसको हम एक्सोन कहते हैं, अर्थात तंत्रिकाक्ष भी कहा जाता है इसको, तंत्रिकाक्ष। ये हो गया हमारे पास तंत्रिकाक्ष। और ये जो इसका हम लास्ट वाला भाग देख रहे हैं इसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। ये देखो, अंतिम सिराओं पर यहाँ पर कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखो, जो तंत्रिकाक्ष है इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, मतलब चारों तरफ प्रोटीन जैसा पदार्थ लिपटा रहता है जिसको हम माइलिन प्रोटीन से ये बना रहता है इस तरीके से। ये माइलिन नामक प्रोटीन का बने होते हैं इनके ऊपर। अब देखो, ये तो है इसका चित्र। चित्र के अंदर इसके नाम कौन कौन से हो गए अगर इसकी बात करें, 1 नंबर तो है द्रुमिका, फिर हमारे पास 2 नंबर पर आया था कोशिका काय, कोशिका काय, और फिर 3 नंबर पर है हमारे पास तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, और 4 पर है ये अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। तो ये न्यूरॉन के अगर हम चित्र की बात करें तो ये उसका हो गया नामांकित चित्र, और ये जो है हमारे पास इसके भाग हो गए। देखो, इन सभी के अलग अलग जो भाग हैं इनका अलग अलग कार्य होते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो द्रुमिका है उसका क्या कार्य है।
बाहर से जो भी सूचनाएं हैं सबसे पहले वो ग्राही के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिसको हम रिसेप्टर भी कहते हैं। और ये जो ग्राही हैं वो सबसे पहले जो संकेत को भेजते हैं इस तंत्रिका कोशिका में भेजते हैं। लेकिन तंत्रिका कोशिका में भी इस जो बाहर वाले जो भाग है हमको दागीनुमा दिख रही है, जिसको द्रुमिका कहते हैं। तो द्रुमिका जो है वो सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। अब देखो, जो द्रुमिका जब इन सूचनाओं को ग्रहण करेगी तो ये जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेग के रूप में आएगी, अर्थात करंट के रूप में ये सूचनाएं आगे जाती हैं। अब देखो, ये जो सूचनाएं हैं फिर वो हमारे पास इस कोशिका द्रव के अंदर आएगी, मतलब 2 नंबर कोशिका काय में जाएगी। फिर ये कोशिका काय से होती हुई ये तंत्रिकाक्ष से आगे जाती है। अब तंत्रिकाक्ष में ये जब सूचनाएं आगे जाती है तो ये जो माइलिन प्रोटीन है वो क्या कार्य करते हैं कि ये जब सूचनाएं आगे जाती है तो ये इसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और ये सूचनाओं को बाहर जाने से रोकती है, ये माइलिन प्रोटीन। तो अब देखो, ये जो सूचनाएं हैं विद्युत आवेग के रूप में यहाँ तक आ जाती है और ये पहुँच जाती है अंतिम सिरे तक, अंतिम सिरे यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं इनका प्रमुख कार्य क्या है। अब देखो, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इन सिग्नलों को ग्रहण करते हैं और जो अब देखो हमारे पास शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लगभग अरबों के अंदर ये कोशिकाएं होती है। अब देखो, एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पर हो गई, फिर आगे उससे जुड़ी हुई है, फिर आगे उससे जुड़ी हुई है। इस तरीके से एक पूरी मतलब ये आगे तक जाती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक। अब देखो, जैसे ये सूचनाएं आगे आ जाएगी, अब ये देखो न्यूरोट्रांसमीटर सूचनाओं को ग्रहण करेगी। अब आगे हमारे पास एक और यहाँ पर न्यूरॉन होगा, मतलब तंत्रिका कोशिका होगी। अब देखो, ये जो अगली हमारे पास तंत्रिका कोशिका है ये इसकी द्रुमिका है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इन सिग्नलों को सबसे पहले रासायनिक सिग्नल में बदलता है, रासायनिक सिग्नल या रासायनिक संकेत जिनको बोलते हैं हम, रासायनिक संकेत में बदलते हैं और उनको आगे वाली कोशिकाओं के द्रुमिका तक पहुंचाते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आ जाएगा संकेत यहाँ से, तो अब देखो ये वापस इस कोशिका काय में आ जाएगा और विद्युत आवेग के रूप में आगे चला जाएगा। इसी तरीके से फिर ये अगले वाली जो कोशिका है वो उस आगे वाली कोशिकाओं को भेज देगी। तो इस तरीके से ये जो है इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। तो सबसे पहले जो द्रुमिका है उसका प्रमुख कार्य क्या है कि बाहर से जो भी सूचनाएं हैं उसको ग्रहण करती है और कोशिका काय तक पहुंचाती है। फिर कोशिका काय उन सिग्नलों को विद्युत आवेग के रूप में तंत्रिकाक्ष से भेजती है और तंत्रिकाक्ष से फिर होती हुई ये कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचती है, जहाँ पर जो माइलिन प्रोटीन है वो उनको बाहर जाने से रोकती है। अब जो अंतिम सिरे पर न्यूरोट्रांसमीटर लगे रहते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर उनको विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेत में बदलते हैं और ये अगली वाली कोशिका तक पहुंचाते हैं। अगली वाली कोशिका फिर उनको वापस विद्युत आवेग में बदलती है और ये आगे तक पहुंचाती है। इस तरीके से सूचनाएं जो है वो आगे तक जाती रहेगी और ये सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। फिर ये वापस सूचनाएं वहां से आती है और जिसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। अब देखो, यहाँ से अगर हम एक चीज देखें कि ये जो पहली वाली जो हमारे पास कोशिका थी इसका ये अंतिम सिरा हो गया और अगले वाले कोशिका का द्रुमिका वाला भाग हो गया, तो इनके बीच में जो ये रिक्त स्थान है, इनके बीच में ये रिक्त स्थान है, ये जो जगह है हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं संधि स्थल, संधि स्थल या सिनेप्स के नाम से भी जानते हैं इसको हम, जिसको सिनेप्स भी कहा जाता है, सिनेप्स। और यही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेप्स किसे कहते हैं। तो सिनेप्स किसे कहा जाएगा कि हमारे पास जो तंत्रिका कोशिका है उसका अंतिम सिरा और अगली वाली जो तंत्रिका कोशिका है जिसका द्रुमिका के मध्य के रिक्त स्थान को हम संधि स्थल कहते हैं। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में कहाँ पर बदला जाता है, वो आपका सिनेप्स या संधि स्थल में बदला जाता है। तो ये जो बीच की जो ये गैप है उसको हम कहते हैं सिनेप्स या संधि स्थल। तो ये है हमारे पास तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के जो है चित्र, ये इसके भाग और ये इसकी क्रियाविधि। अब ये जो है हम आगे देखते हैं कि इन कोशिकाएं हैं वो एक तो सूचनाओं को लेकर जाने का कार्य करती है, एक सूचनाओं को वापस लेकर आने का कार्य करती है। तो इस आधार पर हम इन कोशिकाओं को 2 भागों में बांट देते हैं। तो जो सूचनाओं को लेकर जाती है उनको हम कहते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो जो शरीर के भागों से सूचनाओं को मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुंचाती है वे कोशिकाएं संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। वापस जो संकेतों को लेकर आती है, वापस जो संकेतों को लेकर आती है जिसके कारण हमारा हाथ गर्म वस्तुओं से हट जाता है आदि क्रियाएं करते हैं, वो कहलाती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका
कोशिका। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका हो तो सिग्नल को मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जबकि प्रेरक तंत्रिका कोशिका उन्हीं सिग्नलों को वापस हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। यही तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क के अंदर भी पाई जाती है और मेरुरज्जु के अंदर भी पाई जाती है। अब देखो मस्तिष्क के अंदर हमारे पास जो ये तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन इनमें एक कमी है कि इनके पास ये सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते इसमें। तो क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो इनका मतलब है कि अब हमारे अगर मस्तिष्क की बात करें, अगर चोट लग जाती है तो जब कोशिकाएं अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनका विभाजन नहीं हो पाता। ये कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती, मतलब 1 से 2 नहीं बनती, 2 से 4 नहीं बनती। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि इसमें तारका या सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि हमको कभी कभी बोला जाता है कि ये पुलिस के द्वारा भी बोला जाता है कि हेलमेट का उपयोग करें, तो हेलमेट का उपयोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं हमको हेलमेट का उपयोग करने के लिए, ताकि अगर हमको सर में चोट लग जाए, क्योंकि इनको पता है कि अगर सर में चोट लग गई तो अगर ये कोशिकाएं खत्म हो गई तो इनका दोबारा निर्माण नहीं होगा, और अगर कोशिकाओं की इनकी कमी हो गई तो हमको ब्रेन हेमरेज या मृत्यु तक भी हो जाती है। लेकिन जो हमारे इस मस्तिष्क के अलावा और जो भाग हैं, बाहरी भाग हैं, उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उन सभी में सेंट्रोसोम पाया जाता है और वो कोशिकाएं विभाजित होती रहती है। हम देखते हैं कि बाहर जब हमको चोट लग जाती है तो थोड़े दिनों बाद में वो ठीक हो जाती है, वो इस सेंट्रोसोम की वजह से ठीक हो जाती है। लेकिन मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क के अंदर सिर्फ हमारे पास तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, और अगर ये हमारे पास ये तंत्रिका कोशिकाएं अगर एक बार क्षतिग्रस्त हो गई तो इनका फिर हमारे पास पुनर्निर्माण करना बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति की जब सर में चोट लग जाती है तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब देखो इन कोशिकाओं के आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है वो किस तरीके से कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र के अंदर जो हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है वो मस्तिष्क करेगा। तो आइए हम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। तो देखो मानव मस्तिष्क की हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इस तरीके से बनाएंगे, और एक भाग यहाँ से हम छोटा सा यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। फिर अगर हम इसको यहाँ पर एक नलिकाकार भाग बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक हम वर्गाकार भाग बनाएंगे इसके नीचे, और इसको हम पीछे तक लेकर जाएंगे। यहाँ से जो भाग आते हैं उसको हम ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल कर और यहाँ पर लगा देते हैं, और इस वाले भाग को हम यहाँ से मिला देते हैं। अब देखो बीच में हमको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखो हमारे पास ये जो वाला भाग दिख रहा है हमको, ये ऊपर वाला यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये वाला भाग, ये हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो गया, ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक। अच्छा इनका नाम क्या है? देखो इसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। वही अगर इनकी बात करें तो इसको कहा जाता है थैलेमस। अब देखो यहाँ पर हमको पीछे से एक ऐसी स्ट्रक्चर बनानी है पत्ती के आकार की, और ये इसको कुछ ऐसे इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लगा देंगे। अब देखो ये जो हमारे पास पत्ती वाला आकार का भाग है इसको हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यहाँ पर ये जो जैसे दो डॉट हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास हो जाएगी इधर पीयूष ग्रंथि,
पीयूष ग्रंथि। और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये जो हमारे पास है ये वाला भाग ये होता है हमारे पास पोन्स। और ये जो लास्ट वाला है ये हमारे पास मेडुला। मेडुला कहा जाता है। तो देखो हो सकता है आपको पहली बार में ये समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन इसको ये जो वाला भाग हमारे पास बीच में जो चौकोर हमने बनाया था ये हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। आइए सबसे पहले हम इसके भाग देखते हैं। मस्तिष्क है उसको हम पहले 3 भागों में बांटते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला वाला भाग हमारे पास अग्र मस्तिष्क, और ये जो बीच में है इसको कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और लास्ट वाला जो है इसको कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी हमारे पास 3 भाग फिर से होते हैं। पहले वाले को तो बोला जाता है प्रमस्तिष्क, दूसरे वाले को थैलेमस, और लास्ट वाले को बोला जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका कोई भाग नहीं होता, लेकिन जो पश्च मस्तिष्क है इसके फिर से 3 भाग होते हैं। वो हमारे पास अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, फिर ये एक है पोन्स, और ये जो है हमारे पास लास्ट वाला मेडुला। मेडुला। तो देखो सबसे पहले हम इसके भाग देखेंगे। जो मस्तिष्क है इसका जो वजन है हमारे शरीर के अंदर लगभग 1200 से 1350 ग्राम होता है। महिलाओं में इसका वजन थोड़ा सा कम होता है। महिलाओं में इसका लगभग 100 ग्राम से हमारे तुलना में अगर देखें तो 100 ग्राम तक कम होता है। अगर 100 ग्राम कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग कम चलता है। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, हमारे से भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है। पुरुषों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको जो अगर कोई बचपन में अगर कोई पिटाई भी कर दे तो बहुत लंबे समय तक उनको याद रहता है। वो 10 साल बाद में भी देखकर बता देती कि अरे इसने तो मेरी पिटाई की थी उस दिन, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। भले ही वो एक छोटे से कॉकरोच से डर जाए फिर भी, लेकिन बात करेंगे बड़ी बड़ी, मैं इसको उड़ा दूंगी, इसको मैं ऐसे कर दूंगी, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं। वो कॉकरोच जब सामने आ जाए तो खुद दौड़ती चलती है। वही अगर हम बात करें, इनकी जो याददाश्त है बहुत तेज़ होती है, लेकिन पुरुषों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि उनको अगर 1 साल पहले का कोई अगर किसी ने पीट दिया वो देखकर भूल जाएगा, छोड़ो जो हो गया, पता नहीं कौन मारा क्या हो गया, वो जल्दी भूल जाते हैं। तो इसलिए जो इनको वजन होता है वो लगभग 1200 से 1350 ग्राम का होता है। और मस्तिष्क अगर हम बात करें तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के फिर से 3 भाग हो जाते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता। और पश्च मस्तिष्क जो है वो हमारे पास 3 प्रकार के हो जाते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। ये देखो जो मस्तिष्क है वो कंट्रोल जो हमारे शरीर पर करता है। तो ये जो सभी अलग अलग भाग हैं इन सभी का अलग अलग कार्य है। आइए हम इनके अलग अलग कार्य देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर मस्तिष्क जो है वो देखो सबसे बड़ा भाग हो गया, मतलब अकेले ये खुद ही इसको कंट्रोल करके रखा है। ये देखो स्ट्रक्चर, अगर मैं हम ऐसा खड़े होंगे तो ये लगभग इस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, क्योंकि सामने से अगर हम होते हैं तो ये जो मस्तिष्क है वो 2 भागों में बटा रहता है, आधा इधर और आधा इधर, जिनको हम गोलार्ध भी कहते हैं। ये जो प्रमस्तिष्क है, अब देखो अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग हो गया। और ये जो कितना बड़ा भाग होता है, ये हमारे पूरे मस्तिष्क का ये अकेले लगभग 80% भाग है। पूरे मस्तिष्क का ये लगभग 80% भाग है। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा सबसे बड़ा भाग होता है, वो होता है अग्र मस्तिष्क। अगर वहाँ पर अग्र मस्तिष्क नहीं आए तो कभी कभी प्रमस्तिष्क का भी नाम आ जाता है, तो हम प्रमस्तिष्क भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रमस्तिष्क हो गया। तो प्रमस्तिष्क जो है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि जो ऐच्छिक क्रियाएँ हैं उन सभी पर कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब हो गया, अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरे को रुकना है तो मतलब मैं अपनी इच्छा से इसको रोक भी दूंगा, या अपनी इच्छा से फिर से लिखना शुरू कर दूंगा, मैं अपनी इच्छा से चलने लग जाऊंगा। तो ये जो गतिविधि है हमारे शरीर के अंदर जो ये कंट्रोल करता है वो प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, आप जो भी याद रखते हो, यादाश्त है। वाणी पर हम कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं, रुक जाते हैं, फिर बोलते हैं किसको क्या बोलना है। वाणी हो गया, तर्क शक्ति हो गई, चिंतन हो गया, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं, तो इन सभी पर जो कंट्रोल करता है वो भी हमारा प्रमस्तिष्क करता है। वाणी है, यादाश्त है, बुद्धि है, इन सभी पर जो कंट्रोल करता है वो हमारा ये प्रमस्तिष्क ही कार्य करता है। इसलिए कि ये जो हमारे पास ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करेगा और साथ में लिखना, बोलना, चलना, वाणी, बुद्धि, यादाश्त, तर्क शक्ति आदि पर कंट्रोल प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। फिर अगर इसकी बात करें थैलेमस,
देखो थैलेमस का कार्य बहुत बार पूछा जाता है, थैलेमस का कार्य क्या है। यहाँ पर जो ये थैलेमस है ये बीच में देखो, यहाँ पर बीच में रहता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि जो सूचनाएं आती है तो सूचनाओं को पहले जांच करेगा कि ये सूचना सही है कि नहीं है, ये ऊपर तक फिर मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, फिर ये वापस लेकर आएगा। इसका मतलब बीच में ये ब्रेकर की तरह कार्य कर रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट चेक करने का कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। तो थैलेमस का एक ही कार्य है, संकेतों की जांच करना, आगे तक पहुंचाना, फिर उसको वापस भेजना। तो संकेतों पर हमारे पास तंत्रिका कोशिकाएं थी, उनके द्वारा जो सूचनाएं आ रही थी उनकी जो ये जाँच करने वाला वो थैलेमस होता है, उनको नियंत्रण में करता है संकेतों को। फिर है जो थैलेमस है वो हमारे पास एक अलग कार्य और करता है, वो है ठंडा, दर्द और गर्म। ठंडा, दर्द और गर्म, ये इन सभी की जो हमको पहचान हो पाती है कि आज हमको ठंडी लग रही है, हमको दर्द हो रहा है, अगर किसी ने हमारी पिटाई कर दी तो दर्द हो रहा है, ये इन सभी का जो कंट्रोल है वो भी थैलेमस के द्वारा किया जाता है। दर्द, ठंडा और गर्म। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का देखो कार्य क्या होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे शरीर को ताप जो है उसको नियंत्रित करता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ताप वाला कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर का ताप जो है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारे शरीर का ताप का, वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। हाइपोथैलेमस का देखो कार्य ये है, किसी से हम घृणा करते हैं या फिर किसी से हमें प्रेम करते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई फीलिंग हो गई, आज मेरे को वहाँ जाना है, कल मेरे को वहाँ जाना है, भूख हो गई, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये जो सभी है भूख, प्यास, घृणा, नफरत, ये हो गया प्रेम, भावनाएं, ये जो जितनी भी है दैनिक जीवन में आने वाले हमारे पास जो क्रियाएं हैं, इन सभी पर जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। कभी कभी वो गाने गाते हैं, हम तेरे बिन जी नहीं सकते, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को प्यास नहीं लगती, मेरे को खाना नहीं अच्छा लगता, या फिर मेरे को भूख नहीं है। एक्चुअली में वो केवल गाने में है, एक्चुअली में उसकी जो दिक्कत है ना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, वो इस हाइपोथैलेमस में है। इसलिए अगर जिसको ऐसी दिक्कत है, जिसको प्यास नहीं लग रही, जिसको भूख नहीं लग रही, वो एक बार अपना हाइपोथैलेमस चेक करवाए, वहाँ पर उसको समझ में आ जाएगा कि दिक्कत कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है ना कि उनकी जो भावनाओं में है। फिर अगर हम बात करें मध्य मस्तिष्क की, तो मध्य मस्तिष्क का सिर्फ एक ही कार्य है, और वो है कि मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। लेकिन मध्य मस्तिष्क देखो, ये हमारे पास मध्य मस्तिष्क है, ये 4 भागों में, पिंड में बटा रहता है, 1, 2 और 3, 4। ऊपर वाले जो 2 पिंड हैं ये हमारे दृष्टि के लिए होते हैं, ऊपर वाले जो 2 पिंड हैं वो दृष्टि के लिए, मतलब देखने के लिए, और जो नीचे वाले जो 2 पिंड हैं वो सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जो भी हम देखते हैं उन पर जो हमारी सूचनाएं आगे जाती है, और जो हम सुनते हैं कुछ भी, वो सूचनाएं जब आगे पहुंचाते हैं, उन सभी पर जो कंट्रोल करता है देखने और सुनने पर, वो हमारा ये मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क का एक ही कार्य है कि ऊपर वाले जो 2 पिंड है, 4 भागों में बटा रहता है, ऊपर वाले जो 2 पिंड है वो दृष्टि के लिए, और नीचे वाले जो 2 पिंड है वो सुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक और रह गया हमारे पास लास्ट वाला पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में सबसे पहले है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क देखो हमारे ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला वाला कौन सा था, प्रमस्तिष्क, और ये दूसरा वाला है कि ये सबसे बड़ा भाग होता है। अनुमस्तिष्क देखो क्या कार्य करता है। अनुमस्तिष्क जो है ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मतलब बैलेंस, हमारे शरीर का जो संतुलन बनाता है। मतलब जब हम चलते हैं तो गिरते नहीं हैं, साइकिल चलाना, हम बैलेंस बनाकर साइकिल चलते हैं, दौड़ते हैं तो साइकिल चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, या फिर जैसे मान लो कूदना हो गया, डांस करना हो गया, ये सभी जो हमारे पास एक्टिविटी है जिन पर हम संतुलन बना रहे हैं, हम एक पैर से चलते हैं, उठा लेते हैं लेकिन गिरते नहीं हैं, तो जो हमारे शरीर के द्वारा संतुलन बनाया जा रहा है वो जो नियंत्रण में करता है वो हमारा अनुमस्तिष्क करता है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति शराब ज़्यादा पी लेता है वो लड़खड़ाता हुआ आता है, और कभी किसी दूसरे घर में जाकर बोलता है मैं घर आ गया, तो इसका मतलब है कि वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, उसके शरीर का संतुलन नहीं बन पा रहा। तो इसलिए संतुलन इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि जब उसने शराब का सेवन किया था तो शराब का सीधा असर यहाँ पर अनुमस्तिष्क पर होता है। अब अनुमस्तिष्क धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है, जब अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद करेगा तो अपने शरीर का संतुलन कहाँ से बना पाएगा। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि जब व्यक्ति अगर शराब का सेवन करता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है, अनुमस्तिष्क, जिसके कारण वो संतुलन नहीं बना पाता। फिर अगर हम बात करें, ये जो अनुमस्तिष्क है ये हमारे जो कुछ ऐच्छिक पेशीय गतिविधियों पर भी नियंत्रण करता है, जो मैंने बता दिया, मतलब जो बैलेंस बनाने का हो गया। अब है पोन्स। देखो पोन्स का एक तो कार्य क्या है कि अनुमस्तिष्क और मेडुला दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसी के साथ इसका एक प्रमुख कार्य ये भी है कि जो श्वसन दर है इसको कंट्रोल में करता है, मतलब जो हमारे श्वसन दर है उसको नियमन करता है हमेशा। अगर जैसे मान लो अगर हम किसी चीज़ को देखकर अगर हमारी श्वसन क्रिया ज़्यादा बढ़ गई तो उसको कंट्रोल में करने का कार्य भी इस मस्तिष्क के द्वारा, पोन्स के द्वारा किया जाता है। तो ये श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पोन्स।
अब एक लास्ट हमारे पास मेडुला। और मेडुला क्या होता है, देखो जो ये मेडुला वाला भाग है हमारे पास, ये हमारे शरीर की अनैच्छिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर हमारे पास नियंत्रण करता है। अब अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सी होती है हमारे पास मेडुला के अंदर, मान लो छींकना हो गया, अपने आप आ जाती है, या फिर वमन उल्टी, रक्तदाब जो है वो भी अपने आप हो गया, हृदय का धड़कना है, आंखों का टिमटिमाना है, ये सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन सभी को जो कंट्रोल में करता है वो हमारा मेडुला करता है। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो करेगा वो तो हमारा अग्र मस्तिष्क करेगा या प्रमस्तिष्क, लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं पर ये हमारे पास से मध्य मस्तिष्क कर रहा है और हमारे पास ये पश्चिम मस्तिष्क में भी कौन कर रहा है, ये मेडुला करेगा। तो इसी के साथ ये है इनके कार्य पूरे। तो इन सभी के जो कार्य हैं अलग अलग भागों के वो मैंने बता दिए। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता, एक बार इस वीडियो को फिर से देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। कल हम देखेंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में वो कितनी होती है और कैसे कैसे कार्य करती है, इन सभी का कार्य क्या है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।